हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने देश में मुसलमानों की स्थिति पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी हालत इसलिए खराब है क्योंकि हम अल्लाह से दूर हैं। जिस दिन हमें अल्लाह पर पूरी तरह भरोसा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम मुसलमान नाम के हैं, अमल के मुसलमान नहीं हैं। जिस दिन हमारे अमल ठीक हो जाएंगे और अल्लाह पर पूरा भरोसा होगा, वही है, वही था और वही रहेगा। बाकी सारा मिट जाएगा तो इंशाअल्लाह मुसलमान फिर से उठेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बीजेपी की तरफ से दाखिल मानहानि के केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने समन को रद्द करते हुए कहा कि आप नेता की टिप्पणी विपक्षी पार्टी के खिलाफ की गई थी, न कि संगठन के व्यक्तिगत सदस्यों के खिलाफ। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ आप नेता की ओर से दायर अपील पर यह आदेश पारित किया, जिसने प्रवीण शंकर कपूर की शिकायत पर आतिशी को समन जारी किया था। जज ने आतिशी के वकील की इस दलील पर गौर किया कि उन्होंने कपूर की मानहानि नहीं की है, क्योंकि कथित मानहानिकारक बयान बीजेपी के खिलाफ था, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। क्या तमिलनाडु में दलित समुदाय का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा? गवर्नर आर.एन. रवि ने सोमवार को चिदम्बरम में आयोजित एक कार्यक्रम में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की और कहा कि उनका सपना है कि दलित समुदाय के लोग भी देश के शीर्ष पदों पर पहुंचे। यह बयान गवर्नर ने स्वामी सहजानंदर आदिगलार के 135वें जयंती समारोह में दिया और इसके साथ ही उन्होंने समाज में न्याय की बातें की। गवर्नर ने स्वामी सहजानंदर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने चिदम्बरम में दलितों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले थे। स्वामी सहजानंदर ने नंदनार के नाम से यहाँ कई स्कूल और कॉलेज बनाए थे, जिनसे दलित समुदाय के बच्चों को शिक्षा का मौका मिला। गवर्नर ने कहा, स्वामी सहजानंदर ने हमें यह सिखाया कि समाज में सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। अगर हम उनके बताए रास्ते पर चले तो हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर के एक अंग्रेजी अखबार में छपी एक खबर ने बिहार की राजनीति में अचानक सरगर्मी तेज कर दी। कयास लगाए जाने वालों की जल्दी ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आने वाले हैं। बीते दिनों उनके एक बयान के अर्थ निकाले जाने लगे और इस चर्चा ने और गर्माहट पाली। इसके बाद जदयू के एक वरिष्ठ नेता के बयान ने भी कुछ ऐसा ही संकेत किया कि सियासी मामला गर्म हो गया। जाहिर तौर पर इस प्रश्न के उत्तर ढूंढे जाने लगे कि क्या वाकई में निशांत कुमार राजनीति में आने वाले हैं? क्या वह पिता नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए तैयार हो गए हैं? बीते 3 दिनों से इसको लेकर खूब हंगामा मचा, लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने इसको लेकर जवाब दिया है। जेडीयू ने निशांत कुमार को लेकर पार्टी का स्टैंड मीडिया के समक्ष रखा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम दौर का प्रचार चल रहा है। यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जी तोड़ कोशिश में लगी हुई है। इस कारण इंडिया गठबंधन का भविष्य अधर में लटक गया है। यहाँ इंडिया गठबंधन 2 फाड़ हो गया है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह अलग थलग पड़ गई है। इंडिया गठबंधन के करीब सभी दलों का मानना है कि इस केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की तुलना में आम आदमी पार्टी ज्यादा सक्षम है। ऐसे में उन्होंने खुले तौर पर आप और अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अब बिना हेलमेट और उपयुक्त नंबर प्लेट के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। साथ ही बिना उपयुक्त नंबर प्लेट वाले किसी भी वाहन को ईंधन देने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को जारी किए गए हैं। बताया गया है कि कानून व्यवस्था और लोगों की सड़क सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया। दिल्ली चुनावों में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। अपनी जीत और दूसरों की हार सुनिश्चित करने के लिए दल और नेता जी तोड़ मेहनत में जुटे हैं। तरह तरह की रणनीतियों से प्रचार प्रसार का कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच विभिन्न वर्ग के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने और रखने के लिए तिकड़म पर तिकड़म चले जा रहे हैं। इसी महासमर में असम के क्षेत्रीय दल AIUDF के प्रमुख और पूर्व सांसद बदरुद्दीन अजमल भी कूद पड़े हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर दिल्ली के धर्मनिरपेक्ष मतदाताओं से आम आदमी पार्टी आप के पक्ष में वोट करने की अपील की है।
इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अजमल के इस बयान पर बीजेपी ने कहा कि अब कुछ छिपा नहीं रह गया है कि आम आदमी पार्टी आप बांग्लादेशी घुसपैठियों के बूते दिल्ली का चुनाव जीतने में लगी हुई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बदरुद्दीन अजमल बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थक हैं और उनका आपको सपोर्ट करने से सब कुछ क्लियर हो गया। दिल्ली के दंगल में एक दूसरे को पटखनी देकर सत्ता के शीर्ष पर काबिज होने की रेस में जुटे राजनीतिक दलों का फोकस झुग्गियों पर हो गया है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का परंपरागत वोटर माने जाने वाले झुग्गियों के वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने विशेष अभियान चलाया। सांसदों और नेताओं ने झुग्गी प्रवास किए और संकल्प पत्र में भी कई लुभावने वादे किए हैं। अपने कोर वोटर को बचाए रखने और बीजेपी की रणनीति को काउंटर करने के लिए अब आम आदमी पार्टी भी एक्टिव हो गई है। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी ने हर झुग्गी के लिए 8 10 लोगों की टीम बनाई है। इस टीम में झुग्गी के शिक्षित लोगों के साथ ही प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल किया गया है। हर टीम की अगुवाई के लिए एक झुग्गी प्रधान और एक झुग्गी संरक्षक की नियुक्ति की गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता झुग्गियों में पहुंचकर यह संदेश देने में जुटे हैं कि बीजेपी आई तो झुग्गियां तोड़ देगी और आम आदमी पार्टी इन्हें बचाने के लिए लड़ रही है। खासकर महिला मतदाताओं के बीच साल 2020 में दिल्ली में दंगों के आरोपी और पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए कस्टडी पैरोल की मंजूरी दे दी है। इसके बाद ताहिर हुसैन को पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की छूट मिल गई है। ताहिर हुसैन दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से AIMIM पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ताहिर हुसैन ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने की याचिका दायर की थी, लेकिन इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अब उन्होंने पुलिस हिरासत में ही चुनाव प्रचार करने देने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दोपहर 2 बजे दिए अपने आदेश में ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल दी है। इस दौरान उनकी हिरासत पर जो भी खर्च होगा उसे ताहिर हुसैन को ही वहन करना होगा। इसमें दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों का खर्च, जेल वाहन और एस्कॉर्ट वाहन का खर्च भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत ताहिर हुसैन सिर्फ दिन में जेल से बाहर जाकर चुनाव प्रचार करने की इजाजत मिलेगी और हर रात को उन्हें जेल वापस जाना होगा। उन्हें हर दिन 12 घंटे की जमानत के लिए 47 लाख रुपए देने होंगे, जो कि उनकी सुरक्षा पर होने वाले खर्च का हिस्सा हो। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी मंगलवार को केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर पहुंची। वायनाड में प्रियंका गांधी ने बाघ के हमले में जान गंवाने वाली महिला राधा के परिजनों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। प्रियंका गांधी कन्नूर हवाई अड्डे से सड़क मार्ग द्वारा वायनाड पहुंची। वायनाड पहुंचकर सबसे पहले प्रियंका गांधी राधा के घर पहुंची। हालांकि इस दौरान उन्हें CPIM कार्यकर्ताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा। बीती 24 जनवरी को एक बाघ ने राधा नाम महिला को मार डाला था। राधा मनंतावाड़ी गांव में स्थित प्रियदर्शनी एस्टेट में कॉफी बीन्स लेने गई थी। उसी दौरान राधा पर बाघ ने हमला कर उसे मार डाला। सोमवार को राधा का शिकार करने वाला बाघ भी मृत पाया गया। वन अधिकारियों का कहना है कि बाघ के पेट में बाल, राधा के कपड़े और कान की बालियां मिली हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन्हीं की वजह से बाघ की मौत हुई। प्रियंका गांधी राधा के परिवार से मिलने के बाद कांग्रेस नेता रहे NM विजयन के घर भी जाएंगी। NM विजयन और उनके बेटे ने 27 दिसंबर 2024 को आत्महत्या कर ली थी। सोमवार को मध्य प्रदेश के महू में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कड़ी आपत्ति की। सिंधिया की आपत्ति पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है और आजादी से पहले शाही परिवारों के अंग्रेजों के प्रति कथित प्यार का हवाला दिया और कहा कि हम उसे नहीं भूल सकते। रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश की आजादी के साथ बड़े बदलाव आए। आजादी से पहले दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे और सिर्फ राजा महाराजाओं को ही अधिकार मिले हुए थे। आजादी के बाद आपको आम जनता, जमीन और अधिकार मिले, लेकिन भाजपा और RSS आजादी के पहले का भारत बनाना चाहते हैं, जहां आम आदमी के कोई अधिकार ना हो और सिर्फ अदानी और अंबानी जैसे लोगों के ही अधिकार रहे। वे चाहते हैं कि गरीब खामोशी में परेशान होता रहे और सपने न देखे, देश को सिर्फ अरबपति चलाएं। प्रयागराज में संगम पर भाजपा नेताओं के पवित्र स्नान पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर असम के CM हिमंत बिस्व शर्मा ने निशाना साधा है। CM शर्मा ने कहा कि उनका बयान सनातन के खिलाफ मानसिकता को दर्शाता है। वे आत्मचिंतन करें और अपना रुख तय करें। असम के CM हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि महाकुंभ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सनातन धर्म के खिलाफ
उनकी मानसिकता को दर्शाता है। मेरा मानना है कि यह राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक रुख है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2001 में सोनिया गांधी ने खुद कुंभ के दौरान पवित्र स्नान किया था। क्या वह यह कहने की हिम्मत करेंगे कि हज पर जाने से भूख और गरीबी जैसी समस्याएं हल नहीं हुई? उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जुड़े सभी हिंदू नेताओं के लिए यह समय है कि वे आत्मचिंतन करें और अपना रुख तय करें। केवल सत्ता और पद के लिए अपने विश्वास, अपने धर्म या इस देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से समझौता न करें। सभी खबरों में आपको कौन सी खबरें अच्छी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।